नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शर्मा बाल विकास की आज की क्लास में और आपका चैप्टर है आज का बुद्धि। सबसे पहली बात हमें ये जानना चाहिए कि बुद्धि है क्या, बुद्धि की परिभाषा क्या है, बुद्धि होती कितने प्रकार की है और बुद्धि के समायोजन की प्रक्रिया क्या है, बुद्धि पर प्रभाव किन किन कारकों का पड़ रहा है और कितने व्यक्तियों में कितने प्रकार की बुद्धि होती है, इन सब के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन आज परिभाषा से शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहली आज की डेफिनेशन आपके लिए रहेगी कि एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था कोल एवं ब्रूस। कोल एवं ब्रूस का कहना यह था कि लिंग भेद के कारण, कोल एवं ब्रूस बता रहे हैं कि लिंग भेद के कारण बालक और बालिकाओं की बुद्धि में लिंग भेद के कारण बालक और बालिकाओं की बुद्धि में बहुत ही कम अंतर होता है। ध्यान रखिए, अगले एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था प्रिंटर और प्रिंटर का कहना यह था कि बुद्धि का विकास जन्म से किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। प्रिंटर का कहना यह था कि नाम देख लीजिए प्रिंटर, और प्रिंटर का कहना यह था कि बुद्धि का विकास जन्म से किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। अगले व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था साहब कॉल्विन, और कॉल्विन का कहना यह था यदि किसी व्यक्ति ने वातावरण के साथ सामंजस्य करना सीख लिया है, यदि किसी व्यक्ति ने वातावरण के साथ सामंजस्य करना सीख लिया है तो उसमें बुद्धि है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति वातावरण के साथ एडजस्टमेंट, अनुकूलन या आपसी सामंजस्य नहीं कर पा रहा है तो उसमें बुद्धि नहीं है। कॉल्विन कह रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने वातावरण के साथ सामंजस्य करना सीख लिया है तो उसमें बुद्धि है। प्रिंटर हुए, कॉल्विन हुए, कोल एवं ब्रूस हुए। अगले एक व्यक्ति रहे थे और उस कैंडिडेट का नाम है, आप जान लीजिएगा, आरवी कैटल। और आरवी कैटल ने बताया था, आरवी कैटल बहुत लेटेस्ट डेफिनेशन है। आरवी कैटल का कहना यह था कि बुद्धि वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है। आरवी कैटल क्या कह रहे हैं? आरवी कैटल कह रहे हैं कि बुद्धि वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है। अब भाई रही बात बुद्धि की विशेषता क्या है, तो बुद्धि की विशेषता में ये बताया गया कि बुद्धि सब पहचानने की शक्ति है, बुद्धि सीखने की शक्ति है। वुडवर्थ का कहना यह था, एक व्यक्ति और रहते इसी के साथ में वुडवर्थ, और साहब वुडवर्थ का कहना यह था कि बुद्धि कार्य करने की क्षमता। अब कोई भी व्यक्ति कितना कार्य कर पा रहा है, जितनी उसके पास बुद्धि है, जितनी बुद्धि है उतना वो कार्य कर पा रहा है। ये बात कही थी वुडवर्थ ने कि बुद्धि कार्य करने की क्षमता है। चलिए डेफिनेशन के बाद में अब ये जान लीजिएगा कि बुद्धि पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। तो देखिए साहब, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। इन सभी कारकों का बुद्धि पर प्रभाव अधिक पड़ता है। चलिए अगली बात ये रही कि साहब कितने उम्र तक बुद्धि बढ़ती है, कितने उम्र तक बुद्धि बढ़ती है। तो जान लीजिए साहब, जो जड़ बुद्धि बालक होते हैं, कौन से जड़ बुद्धि बालक, जो जड़ बुद्धि बालक होते हैं इनकी बुद्धि केवल और बस केवल 3 वर्ष तक बढ़ती है। जो जड़ बुद्धि बालक हैं, जड़ बुद्धि बालक जिनकी आयु लगभग जो है 20-25 तक कंसीडर की जाती है, बताया गया कि जड़ बुद्धि बालकों की बुद्धि 3 वर्ष तक बढ़ती है। इसके बाद बताया गया सामान्य से कम, जो बालक सामान्य यानी जो आईक्यू से कम होते हैं, जिनकी आईक्यू 90 से कम होती है, उनकी बुद्धि 8 वर्ष तक बढ़ती है।
जिन बालकों की आईक्यू या जो बालक 90 से कम आईक्यू वाले होते हैं उनकी बुद्धि केवल और बस केवल 8 वर्ष तक बढ़ती है, 8 वर्ष तक। इसके बाद जो बालक सामान्य होते हैं, जो बालक सामान्य यानी जिनकी आईक्यू 90 होती है, इनकी बुद्धि 18 वर्ष तक बढ़ती है, 18 वर्ष तक। सामान्य आईक्यू वाले बालकों की बुद्धि 18 वर्ष तक बढ़ती है। इसके बाद में जो बालक सामान्य से ऊपर, जो बालक सामान्य से ऊपर होते हैं, इनकी बुद्धि 24 वर्ष तक बढ़ती है। जो बालक सामान्य होते हैं उनकी बुद्धि 18 वर्ष तक बढ़ती है, और जो बालक सामान्य से ऊपर होते हैं, यहां कह लीजिएगा कि जो बालक साहब प्रतिभाशाली होते हैं, जो बालक प्रतिभाशाली होते हैं, इनकी बुद्धि 24 वर्ष तक बढ़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि 18 वर्ष तक बढ़ती है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन बुद्धि 24 वर्ष तक बढ़ती है। जिस प्रकार से किशोरावस्था, सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि किशोरावस्था की आयु 18 वर्ष तक होती है, नहीं, कुछ लेखकों ने ये भी लिखा है कि किशोरावस्था की आयु 23 वर्ष तक होती है, और बालकों की लंबाई 23 वर्ष तक ही बढ़ती है। उसी तरह से जो सामान्य से ऊपर एक प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जो बालक प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनकी बुद्धि 24 वर्ष तक बढ़ती है। जड़ बुद्धि बालकों की बुद्धि 3 वर्ष तक बढ़ती है। जो सामान्य से कम जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि 8 वर्ष तक बढ़ती है। जो सामान्य बालक होते हैं उनकी बुद्धि 18 वर्ष तक बढ़ती है, और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि 24 वर्ष तक बढ़ती है। अब बात यह रही कि कितने प्रतिशत लोगों में कितने प्रकार की बुद्धि होती है, कितनी बुद्धि होती है, कितने प्रकार के लोगों में। तो जान लीजिए साहब, जो 50% लोग सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, 50% लोग जो होते हैं वो सामान्य बुद्धि वाले लोग होते हैं, और 16% लोग सामान्य से ऊपर, और साहब सामान्य से कम होते हैं, 16%। इसके बाद में 7% लोग ऐसे होते हैं जो साहब मंद बुद्धि या प्रखर बुद्धि वाले लोग होते हैं। केवल और बस केवल 2% लोग ऐसे होते हैं, केवल और बस केवल 2% लोग ऐसे होते हैं जो साहब जड़ बुद्धि होते हैं, या जो प्रतिभाशाली होते हैं, जो जड़ बुद्धि होते हैं या प्रतिभाशाली होते हैं। केवल और बस केवल 2% लोग ऐसे होते हैं जो जड़ बुद्धि वाले होते हैं या प्रतिभाशाली होते हैं। अगली बात ये रही, एक शब्द आपने सुना है जिसे आप कहते हैं संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक और बुद्धि के जहां तक इतिहास का सवाल है, बुद्धि के बारे में अधिक जान लीजिएगा कि साहब बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1805 में किया गया। बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1805 में किया गया, और करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्रांसिस गार्टन। फ्रांसिस गार्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। कब? 1805 में। और इसी 1805 के बाद में, इसी 1805 के बाद में 1879 में साहब इन्हीं फ्रांसिस गार्टन ने व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत दिया था। व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत।
प्रश्न पूछ लिया यार कि व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत किसने दिया था, तो जाहिर सी बात है साहब फ्रांसिस गार्टन ने व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत दिया था। कब दिया था, तो 1879 में दिया था व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। और जानेंगे भाई ये सिद्धांत क्या कह रहा है। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत इस बात की व्याख्या कर रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक बालक तर्क, सोच, समझ, चिंतन, जाति, दोष, गुण, धर्म, कसौटी पर एक दूसरे से भिन्न होता है। कोई भी दो जुड़वा भाई बहन, कोई भी दो सगे भाई बहन हो सकता है, कद, काठी, रंग, रूप में एक जैसे तो हो सकते हैं, लेकिन तर्क, सोच, समझ, चिंतन के आधार पर उनमें व्यक्तिक भिन्नता होती है। ये बात फ्रांसिस गार्टन ने बताई। फिर कोई भी दो सगे भाई, कोई दो सगी बहनें, कोई दो जुड़वा भाई बहन हो सकता है कि रंग, रूप, कद, काठी में तो एक जैसे हो सकते हैं, कद काठी में तो एक जैसे हो सकती हैं, लेकिन तर्क, सोच, समझ, चिंतन के आधार पर उनमें व्यक्तिक भिन्नता होती है। और इसी 1879 में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी 1879 में जर्मनी के लिप्जिग नामक शहर में, इसी 1879 में जर्मनी के लिप्जिग नामक शहर में सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली गई थी। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि साहब भारत में सबसे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ खोली गई, तो भारत में सबसे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला इलाहाबाद में खोली गई। भारत में सबसे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला इलाहाबाद में खोली गई। अब कुछ लोगों को ये बहुत बड़ा भ्रम है कि सर जो है कलकत्ता में सबसे क्या हुआ था, कलकत्ता में ध्यान है पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी। और एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि सन 1913 में इंग्लैंड में, सन 1913 में इंग्लैंड में एक मेंटल डिफिशियंसी एक्ट बनाया गया था। मेंटल डिफिशियंसी एक्ट बनाया गया था। कहां पर साहब, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सन 1913 में मेंटल डिफिशियंसी एक्ट बनाया गया था, जिसमें सबसे पहले मंद बुद्धि और पिछड़े बालकों में अंतर किया गया। इससे पहले लोग यही समझते थे कि जो मंद बुद्धि बालक होते हैं वही पिछड़े बालक होते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। किसी भी बालक के पिछड़ने का, ध्यान देंगे साहब, किसी भी बालक के पिछड़ेपन होने का या किसी भी बालक के पिछड़ने का एक कारण मंद बुद्धि जरूर हो सकता है, लेकिन हर पिछड़ा बालक मंद बुद्धि बालक होगा, ये कहना बिल्कुल गलत है। पिछड़ा बालक मंद बुद्धि बालक हो सकता है, लेकिन हर पिछड़ा बालक मंद बुद्धि बालक होगा, ये कहना बिल्कुल अनुचित है। चलिए आगे देख लीजिएगा। इसके बाद थोड़ी चर्चा करेंगे बुद्धि के सिद्धांतों पर। बुद्धि के सिद्धांत, सबसे पहला सिद्धांतों में ये रहेगा, सबसे पहला है आपका, जिसे आप कहते हैं एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था। अब एक कारक सिद्धांत बुद्धि का क्या व्याख्या कर रहा है, जान लीजिए साहब। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत क्या व्याख्या कर रहा है? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत इस बात की व्याख्या कर रहा है कि बुद्धि एक कारक सिद्धांत यह व्याख्या कर रहा है कि बुद्धि एक अविभाज्य तथा अखंड कारक है। बुद्धि एक अविभाज्य तथा अखंड कारक है, लिहाजा इसके टोड़े नहीं किए जा सकते। और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को, बुद्धि के
एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत की संज्ञा किसने दी? बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत की संज्ञा किसने दी? तो वो व्यक्ति थे साहब जिनका नाम था जॉनसन, जिनका नाम है जॉनसन। इन जॉनसन नाम के व्यक्ति ने बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत की संज्ञा दी थी। अगला सिद्धांत है आपका, जिसे आप कह रहे हैं द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत और इसके प्रतिपादक हैं साहब जिनका नाम है स्पीयरमैन। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कब दिया गया? यह सिद्धांत आपका दिया गया सन 1904 में। क्या कह रहे थे स्पीयरमैन के सिद्धांत में? इस सिद्धांत में स्पीयरमैन का कहना यह था कि बुद्धि दो प्रकार की होती है। एक इन्होंने बता दिया बुद्धि का जी कारक, एक बता दिया एस कारक। जहां जी मतलब जनरल या सामान्य और एस का मतलब स्पेशल या विशिष्ट कारक बताएगा, स्पेशल या विशिष्ट कारक, और जी फॉर जनरल या सामान्य कारक। इसमें स्पीयरमैन कह रहे हैं कि बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति में और प्रत्येक बालक में ये दोनों प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में सामान्य है। ये सिद्धांत किसने बताया? ये सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था स्पीयरमैन। सन 1904 में ये सिद्धांत दिया गया था। और एक और बताया गया था, जहां जी को राजा बताया गया, जी को राजा और एस को प्रजा बताया गया। और ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि इसी कारण बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को प्रजातांत्रिक या राजतांत्रिक सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि बुद्धि के कौन से सिद्धांत को प्रजातांत्रिक या राजतांत्रिक सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है, तो ध्यान लगाएंगे भाई कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को प्रजातांत्रिक या राजतांत्रिक सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। चलिए अगला देखते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सन 1904 से, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सन 1904 का। सन 1904 का एक क्वेश्चन तो ये रहेगा कि सन 1904 में साहब बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन ने जी कारक और एस कारक की व्याख्या की थी। इसी सन 1904 में अनुबंधन के जनक पावलोव, अधिगम का प्रश्न है, अनुबंधन के जनक पावलोव को कुत्ते पर प्रयोग करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस मनोवैज्ञानिक को सन 1904 में कुत्ते पर प्रयोग करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? सीधा सीधा जवाब है पावलोव। पावलोव को सन 1904 में कुत्ते पर प्रयोग करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। और एक और प्रश्न सन 1904 से है। इसी सन 1904 में किशोरावस्था के जनक स्टेनली हॉल, किशोरावस्था के जनक कौन है? स्टेनली हॉल है। अनुबंधन के जनक कौन है? पावलोव है। सृजनात्मकता के जनक कौन है साहब? टोरेंसन है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन है। जेनेटिक आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, निवासी चेकोस्लोवाकिया है। इसी सन 1904 में किशोरावस्था के जनक स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था के त्वरित या आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया था। और ये क्या कह रहा है? त्वरित या आकस्मिक विकास का सिद्धांत, त्वरित या आकस्मिक विकास का सिद्धांत ये कह रहा है कि साहब बहुत ही कम समय में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं। या ऐसे कह लीजिएगा दूसरी भाषा में कि किशोरावस्था में बहुत ही ऐसे परिवर्तन होते हैं, किशोरावस्था में कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम समय में देखने को मिलते हैं। 8 से 10 दिन में परिवर्तन होता। यह सिद्धांत कह रहा था सन 1904 में। और ध्यान रखेंगे एक एडोलसेंस जो पुस्तक है उसके लेखक भी स्टेनली हॉल ही है। एडोलसेंस जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? स्टेनली हॉल। ठीक है, चलिए साहब आगे देखते हैं। अगला सिद्धांत है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था
बहुकारक सिद्धांत यानी थार्मोडायनामिक्स। इसी सिद्धांत को साहब मात्रा का सिद्धांत भी कहा जाता है। बहुकारक सिद्धांत को मात्रा का सिद्धांत कहा जाता है। जानिए सब क्या कह रहा है मात्रा का सिद्धांत या बहुकारक। इस सिद्धांत में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात जो थार्मोडायक ने बताई है, इस सिद्धांत में थार्मोडायक महोदय ने जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात बताई है वो ये है कि जिस प्रकार से समस्या का स्तर जितना कठिन होगा, थार्मोडायक बता रहे हैं कि साहब समस्या का स्तर जितना अधिक होगा या समस्या जितनी बड़ी होगी, समस्या का स्तर जितना कठिन होगा उतना ही बुद्धि का विकास अधिक होगा, और समस्या जितनी ज्यादा कठिन होगी उतना ही बुद्धि का विकास अधिक होगा, और समस्या जितनी छोटी होगी, समस्या जितनी आसान होगी, समस्या जितनी सरल होगी, बुद्धि का विकास उतना ही कम होगा। इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति ने सर्वाधिक समस्याओं का सामना किया है उसमें बुद्धि सर्वाधिक ही होगी। ये बात कह रहे थे थार्मोडायक महोदय इसी बहुकारक सिद्धांत में, और इस बात की व्याख्या भी की थी कि बुद्धि एक या दो नहीं, बहुकारक मतलब बहुत से कारकों से मिलकर बनी है। इसीलिए इस सिद्धांत को साहब बालू का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को बालू के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, या इसे परमाणु का सिद्धांत भी कहते हैं। बालू का सिद्धांत या परमाणु का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? बहुकारक सिद्धांत। चलिए अब थोड़ी बात कर लेते हैं इधर से आईक्यू की क्या है, आईक्यू वाली बुद्ध लब्धि ध्यान रखेंगे। बुद्ध लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई। इसमें दो शब्द और आते हैं भाई, आपने सुना होगा। एक है जिसे आप कहते हैं बेसल एज, और एक होती है जिसे आप कहते हैं